नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 69वें पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपको एक बात मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गई, वो ये है कि हमने अपनी चैनल का नाम संवेदना से हटाकर अनादि अनंत रख दिया है, क्योंकि नर्मदा के साथ साथ आध्यात्मिक खोज के एक ऐसे यात्रा पर हम जाना चाहते हैं जिसका कोई आदि नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता। और नर्मदा परिक्रमा के अनुभव कथन के पश्चात हम एक ऐसी यात्रा की खोज में निकलने वाले हैं जिसकी नींव डल चुकी है। और नर्मदा परिक्रमा भी तो एक यात्रा ही है, इसकी अनुभूति भी तो ऐसी ही है जिसका कोई आदि नहीं होता और जो अनंत तक होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता, न आदि न अनंत। इसलिए इस चैनल का नाम है अनादि अनंत। सोचते सोचते ये बात मेरे मन में आई और मैंने चैनल का नाम बदल दिया एक ऐसी खोज में जहाँ हमें साथ साथ चलना है, अनंत तक चलना है, क्योंकि यात्रा ही महत्वपूर्ण है। तो हमारी नर्मदा यात्रा पे आगे चले। पिछली पर्व में मैंने आपको बताया था कि अंकित के यहाँ जब मैं गई थी और जब एक चमत्कार कहो या एक ऐसी खोज कहो जिसका परिचय मैं कहूंगी मुझे उस मंदिर में सुनाई दी गई उस ध्वनि के साथ हुआ और मैं किसी ऐसी दुनिया में खो गई मानो मेरा अस्तित्व ही नहीं हो। फिर यहाँ वापस आने के बाद मुझे पता चला कि अंकित के घर वालों ने मेरा जन्मदिन मनाने का सोचा है और बड़ी अच्छी तरह से मेरा जन्मदिन मनाया गया। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि अंकित ने मुझे कैसा फटकारा दिया, मुझे उसने कैसे डांट लगाई। आज थोड़ा जुकाम हो रहा है, लेकिन 12 दिन हो गए थे तो मैंने सोचा नहीं, चाहे जुकाम हो चाहे सर्दी हो, आज तो वीडियो बनेगी ही। और अंकित के घर से हम आगे निकले और एक 5-7 किलोमीटर बाद अच्छी घनी झाड़ी वहाँ पे थी, मौसम भी ठंडा था और मानो दोनों जगह रास्ते के दोनों बाजू में पेड़ों की दीवार जैसे बनी हुई थी, इतनी घनी झाड़ी थी और हम चल रहे थे। लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा था। शायद मैया ने मेरा डर हटाया तो था, भगाया तो था, लेकिन वो माँ है, वो ऐसी एक बार डांट फटकार करके शांत नहीं हो जाती। वो बार बार हमें बताती रहती है, संकेत देती रहती है, समझाती रहती है, जब तक हमारे भीतर से वो डर ना निकल जाए। और ऐसा ही हुआ। हम झाड़ी से चल रहे थे और अचानक कहीं से नर्मदे हर की आवाज आई। हमने आजू बाजू में देखा तो कोई नहीं दिख रहा था। आवाज तो आ रही थी और
जैसे जैसे हम आगे जाते गए तो आवाज़ और पास से आ रही है, ऐसा हमें समझ में आने लगा। और 2-3 मिनट में ही एक छोटा सा लकड़ियों का बनाया हुआ गेट, गेट क्या कहें उसको, गेट भी नहीं कहेंगे, फाटक हम मराठी में कहते हैं। ऐसे लकड़ियां रस्सी से एक दूसरे को बांध करके दूसरी लकड़ी के साथ ऐसे टिका के रखते हैं, वो वाला। और वहां से एक बूढ़े बाबा जी आए। अरे नर्मदे हर माता जी, चलो चलो हमारे यहाँ चलो, आज हमारे यहाँ विश्राम करो। हमारे यहाँ मतलब कहाँ? जहाँ देखो वहां तो मुझे एक भी घर नहीं दिख रहा था, ना ना कोई ऐसे निशान जहाँ इंसान भी रहता हो। कहीं कपड़े सूख रहे होते हैं, पानी की टंकी होती है, कुछ तो होता है। और एक छोटा सा गेट बस था। तो हमने सोचा कि ठीक है, बाबा जी है, कोई इंसान दिख तो रहा है, बाबा जी है तो चले इनके साथ अंदर चले चलते हैं। हम अंदर गए और अंदर क्यारी थी ऐसी, और बीच बीच में पत्थर थे, और दोनों तरफ मतलब रास्ता जैसे बनाया था, पगडंडी बनाया भी नहीं क्या, थोड़े बहुत पत्थर डाल के रखे थे। और बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे थोड़ा अंदर जाने के बाद। और आजू बाजू में तो बड़े बड़े पेड़ थे। मतलब ये ऐसा गेट होगा, इसके अंदर ऐसे फूलों के पौधे लगाए होंगे, ये कोई सोच ही नहीं सकता। और हम थोड़े से अंदर गए तो वहां पे खटिया थी और एक पेड़ था, उस पे एक रस्सी बंधी हुई थी। अच्छा, मतलब खटिया है, कोई सोता है यहाँ पे इस जंगल में, इतने घने जंगल में। हम और थोड़ा सा आगे गए तो एक दीवार थी जो दीवार नहीं थी, पूरी बेली 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 उसके ऊपर लगी हुई थी। तो मतलब मानो बेलियों की दीवार बनी हुई थी। और उसके पीछे से एक माता जी आई और कहने लगी, आओ आओ बैठो बैठो। और उन्होंने 2 छोटे छोटे लकड़ी के बनाए हुए, लकड़ी के पेड़ के तने से बनाए हुए 2 स्टूल जैसे थे, तना ही था पेड़ का जो आड़े में काटा था, इतना मोटा था। और वो स्टूल वहीं पे रखे हुए थे, वो भारी थे, वो उठा नहीं सकते थे। उनकी तरफ इशारा किया, बैठो। और स्टील की कटोरी में हमारे लिए चाय, वो गर्मा गर्म चाय लेकर के आई। अब इस दीवार के पीछे भी कोई रहता है। तो हम अंदर गए, तब हमने पाया बाम्बू एक दूसरे को बांध करके झोपड़ी जैसा कुछ बनाया गया था, और जिस पर अलग अलग तरीके की बेली छोड़ दी गई थी। तो वो पूरी की पूरी झोपड़ी जो थी वो बेलों के नीचे मतलब दब गई थी। ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ कोई रह भी सकता है। हमने पूछा कि आप, गांव तो पास ही में है, इतना तो दूर भी नहीं है, आप वहाँ नहीं रहते? तो वो कहने लगे कि गांव का जो कोलाहल होता है, आवाज़ें होती है, वो हमें नहीं पसंद, हम तो यहीं रहना पसंद करते हैं। अब पता है क्या हुआ? मुझे शर्म आने लगी। अंकित के गांव में ईंट सीमेंट से बनी दीवारों में, जिसके छत को थोड़े थोड़े छेद हुए थे, वहां रहते हुए भी मैं डर रही थी। और ये दोनों बाबा जी माता जी जंगल में, घने जंगल में, एक झोपड़ी में, जिसकी दीवारें भी, जिसका छत भी ऐसा नहीं था कि सुरक्षित हम जिसे कहें, और उसमें बड़े आनंद के साथ रह रहे थे।
माताजी मुझे दिखा रही थी, मेरे भरोसे रहना है तो ऐसे रहो, नहीं तो मत रहो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बस उस रात हम वहीं रहे। माताजी ने बैंगन की सब्जी और मक्के की रोटी बनाई और बढ़िया भोजन के बाद आज ऐसी रात थी कि हम खुले जंगल में अंबर के नीचे सो रहे थे, लेकिन डर नाम की कोई चीज अब मुझे परेशान नहीं कर रही थी। माता जी का प्यार, बाबा जी का आशीर्वाद लेकर के अगले दिन हम वहां से आगे निकले। अब हम जंगल से बड़े आराम से चल रहे थे। जंगल पार हुआ, छोटे छोटे गांव लगने लगे। बहुत सुंदर मिट्टी के घर थे। हर आंगन में नीले रंग से पुताई करी गई थी और सफ़ेद रंग से रंगोलियाँ बनाई गई थी। मिट्टी के रंग पर रंगोली का सफ़ेद रंग बहुत सुंदर लग रहा था। कई जगह तो रंगोली के लिए ऐसे छोटे छोटे ओटे बनाए थे ताकि किसी का पैर ना लगे, और मानो बहुत ही सुंदर सा वो चित्र था। मुझे वैसे भी शहरों से ज़्यादा गांव पसंद है। गांव की हवा मुझे पसंद है। गांव के लोगों की रहन सहन मुझे पसंद है। वहाँ की शांति मुझे पसंद है। और ऐसी गांव में चलते 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 हम आगे जा रहे थे। अब हुआ यूँ कि साइकिल से एक लड़की 10-12 साल की होगी, वो हमारे साथ साथ चलने लगी। नर्मदे हर हुआ। और अब जैसे मैंने बताया, मैं टीचर रह चुकी हूँ पहले, तो बच्चों से बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरी बातचीत उससे शुरू हुई। कहाँ रहती हो बेटा? हाँ, मैं तो इसी गांव की हूँ। बेटा, यहाँ पे आसपास आश्रम कहाँ है? आश्रम थोड़ा सा आगे है। ऐसी ऐसी बातें होती रही। फिर उसने मुझे पूछा, माता जी आप मेरी साइकिल चलाओगी? मुझे भी बड़ा आनंद आया। मैं भी उसकी साइकिल चलाने लगी और हम दोनों में दोस्ती हो गई। फिर हम आगे निकले तो अब जो रास्ता था वो मोड़ मोड़ वाला रास्ता था। बहुत सारे मोड़ थे। थोड़ी सी धूप भी हो रही थी, दोपहर का समय भी हो रहा था। तो एक घर के सामने बैठने के लिए कट्टा बनाया था, तो हम उस पर बैठ गए। अब देखिए, हम लोग महाराष्ट्र से थे और ये मध्य प्रदेश था। भाषा अलग थी, लेकिन अलग भाषा का एक शब्द मुझे नया पता चला, लेकिन उसका अर्थ समझने में मुझे इतना समय लगा कि आपको क्या बताऊं। और बड़ा आनंद भी आया। तो हम बैठे हुए थे तो अंदर से माता जी आई और चाय लेके आई। तो हमने चाय पी। बोले, माता जी आप तो भोजन कर लो। कभी अभी तो चाय पी है, भोजन का तो अब इतना कुछ मतलब पेट है नहीं, और सुबह बाल भोग भी अच्छा हुआ है बाबा जी माता जी के यहाँ, तो भोजन हम नहीं करेंगे। तो बोले, हमारे घर से कुछ तो खा के जाओ। तो मैंने कहा जो आप खिला दो। तो बोले, आपको बिही पसंद है? मैं बिही लेके आऊँ? अब बिही माने क्या? मैंने ये शब्द पहली बार सुना था। तो वहाँ की माता जी कहने लगी, अरे बिही अच्छी बड़ी होती है। अच्छी बड़ी होती है? अच्छा, मैं काट के दे दूंगी आपको। ओके, मतलब ये कोई फल है जिसे आपको काट के खाना होता है? मैंने कहा अच्छा अच्छा फल है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, बिही फल ही तो होता है। तो मैंने कहा कैसा फल होता है? हमने तो कभी बिही नहीं खाई। तो बोले, बाप रे, आपने बिही नहीं खाई अभी तक? आपको बिही पता भी नहीं है? कहा नहीं, मुझे नहीं पता बिही क्या होती है।
तो बोले अरे जो अंदर से लाल गुलाबी रंग की होती है और बाहर से हरी होती है। तो कहा अच्छा पपीता, लेकिन वो लाल नहीं होता है, अंदर से तो उसका रंग थोड़ा सा अलग होता है, केसरिया रंग होता है। अरे नहीं नहीं, केसरिया नहीं, अंदर से लाल होता है और बाहर से हरा होता है। हाँ बड़ा होता है, हाँ हाँ बड़ा होता है, ये तो पक्का तरबूज होगा। अरे नहीं माता जी, तरबूज नहीं, तरबूज में तो बहुत पानी होता है, इसमें बहुत पानी नहीं होता। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है। अब वो और बताने लगे कि नहीं, वो तरबूज जितना बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा छोटा होता है, तो खरबूजा होगा। लेकिन खरबूजा तो पूरा हरा नहीं होता है बाहर से। नहीं मतलब खरबूजा भी नहीं, अंदर लाल बाहर हरा, अंदर लाल बाहर हरा। मैं सोच रही थी कि क्या होगी बीही, क्या होगी। मैंने कहा कोई जंगली फल होगा पक्का, ये हमें नहीं पता क्या होता है। आपको पता है बीही क्या होता है? सच सच बताइएगा, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ हमें पता था, और अगर नहीं पता है तो कमेंट में लिखिएगा कि नहीं हमें नहीं पता था। इस चीज़ के लिए मैं वीडियो रोकूंगी नहीं, आगे बताऊंगी। और फिर एक प्लेट में सजा करके उसने लाए, वो थे लाल अमरूद, जो अंदर से लाल गुलाबी होते हैं, बाहर से हरे होते हैं। उनका ये तो अमरूद है। तो उसने कहा नहीं, अमरूद क्या होता है, ये तो बिही है। तो मैंने कहा बिही तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हम इसे अमरूद कहते हैं। हम लोग इतने हंसे कि क्या बताओ। और तो और माता जी के घर बिही का पेड़ था, तो उन्होंने 10-12 बिही हमें दिए कि नहीं नहीं आपको पसंद है ना, अब तो आप ले जाओ, अगले दिन हमें भोजन की ज़रूरत ही ना पड़े, इतने बिही हमारे पास थे। फिर हम आगे निकले। थोड़ी देर बाद वो लड़की हमें फिर मिली, तो मैंने उसको आवाज़ लगाई, माता जी आप बोल रहे थे ना कि मेरी साइकिल चलाओ, मैं चलाऊँ आपकी साइकिल? तो बोले हाँ चलाओ। और फिर मैंने उसकी साइकिल भी चलाई। पार्किंसंस एक ऐसा रोग है जहां शरीर कांपता है और मन थम जाता है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि तज्ञ क्लिनिक लाया है टिश्यू सॉल्ट थेरेपी, जो शरीर की कोशिकाओं को पोषण देकर संतुलन बहाल करता है। टिश्यू सॉल्ट मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सहारा देता है, कंपन और जकड़न में राहत देता है। टिश्यू सॉल्ट एक प्राकृतिक, सुरक्षित और असरदार चिकित्सा पद्धति है, जो पार्किंसंस के लिए एक उम्मीद साबित हुई है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी एक अति प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो संपूर्णतः सुरक्षित और नैसर्गिक है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। यह एक असरदार चिकित्सा पद्धति है जो इतनी सुरक्षित है कि छोटे बच्चे या गर्भवती महिलाओं को भी दे सकते हैं। अगर आपको पार्किंसंस है या और कोई भी समस्या है, तो तुरंत संपर्क करें डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक, तज्ञ क्लिनिक, और नंबर है 9823653511। धन्यवाद। मुझे कहती है माता जी गिरना नहीं, हाँ अच्छे से साइकिल चलाना, मैं आपको सब सिखा दूंगी। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा हाँ हाँ मैया जी आप तो सिखा देना। फिर बोलने लगी मैया जी गांव तरफ नहीं जाओ, आज तो आश्रम जाएंगे, आप तो आश्रम में चलो, मैं आपको लेके चलती हूँ, मैं हूं ना आपकी मैया जी आपके साथ। तो उसकी ऐसी बातें थी ना, बड़ी प्यारी लग रही थी। तो मैंने ऐसे ही उसे पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहने लगी माता जी अब साइकिल चलाते चलाते डर रही थी क्या? मैंने कहा नहीं मुझे डर नहीं लग रहा था। तो फिर कहती देखो माता जी डरना नहीं, नर्मदा मैया तुम्हारे साथ है ना, तो तुम्हें किसी चीज का डर नहीं लगना चाहिए। जैसे ही उसने ये बोला मैं फिर सोचने लगी, माता जी ने, नर्मदा मैया ने अभी मुझे उन बाबा जी माता जी से मिलवाया था जो घने जंगल में खुले अंबर के नीचे सो रहे थे।
बिना डरे हुए। मैं डर गई थी। अब ये लड़की से मुझे मिलाया है जो कह रही है माता जी डरना नहीं, नर्मदा मैया आपके साथ है। और मेरे आंखों में आंसू आ गए कि देखो नर्मदा मैया कितनी कितनी तरह से समझाती है। और फिर मैंने उसे पूछा बेटा आपका नाम क्या है, तो वो कहने लगी मेरा नाम अंकिता है। अगर मैं लड़का होती तो मेरा नाम अंकित होता है ना। मैं अंकित के घर रुकी थी, मुझे अंकित ने डांट के समझाया था। अब अंकिता मुझे प्यार से समझा रही थी। ये कोई योगा योग नहीं हो सकता, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। नर्मदा मैया ने मुझे सिर्फ इतना बता करके ये विषय बंद नहीं किया, उसने मुझे और एक अनुभव दिया। जी हाँ, अनुभव दिया। उसके बाद तो मेरा डर बिल्कुल ही चला गया, बिल्कुल ही चला गया। अंकिता के साथ हम चलने लगे आगे और एक आश्रम में हम गए। तो वहाँ पे जैसे ही हम अंदर गए, हाथ मुंह हमने धोए, तो वहाँ पे जो बाबा जी थे, किवली है गांव का नाम, तो वहाँ पे जो बाबा जी थे वो जवार की रोटियां बना रहे थे। हम महाराष्ट्र से हैं, जवार की रोटी खाते हैं और मुझे जवार की रोटी भी पसंद है और उसकी गंध भी पसंद है। और गरम गरम रोटी की गंध आ रही थी। बाबा जी ने बोला बैठ जाओ, खाना लगा देता हूँ। हम बैठ गए और गर्मा गर्म जवार की रोटी खाई। और मैंने मराठी में मेरे साथ जो बाबा थे उनको कहा वाह मस्त झालं जेवण आज तर, ज्वारीची भाकरी और वांग्याची भाजी, आहा। मैंने ऐसा बोला तो बाबा जी जो किवली वाले बाबा जी थे वो मराठी में बोलते चला छान झालं ना जेवण, आवडलं ना। हाँ, वो मराठी थे। मैंने कहा आप मराठी हो? तो बोले तो आपको क्या लगा, आपके लिए जवार की भाकरी ऐसी ही बना दी। मैंने कहा मतलब? तो बोले मुझे पता था कि मराठी परिक्रमावासी आने वाले हैं। कल परसों ही मैंने महाराष्ट्र से ये ज्वारी और महाराष्ट्र से बैंगन मंगवाए हैं, हरे वाले। तो इसलिए आप आने वाले हो, मुझे पता था, इसलिए मैंने आपके लिए ज्वार की भाकरी और बैंगन की सब्जी बनाई। मैंने कहा आपको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? तो उन्होंने कहा ये जो अंकिता है ना, ये बड़ी होशियार बच्ची है, पिछली गांव में आपको मिली थी ना, तो आकर के मुझे बताया उसने कि तुम्हारे गांव से परिक्रमावासी आ रहे हैं। जैसी भाषा तुम बोलते हो ना बाबा, वैसी ही भाषा बोलते हो। तो मैं समझ गया कि महाराष्ट्र से परिक्रमावासी आने वाले हैं। यहाँ इस आश्रम में, किवली के आश्रम में, ये गांव से दूर था, नर्मदा जी के एकदम किनारे था। और यहाँ झाड़ी वाड़ी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आश्रम में बेर के बहुत सारे पेड़ थे और मीठे बेर थे एकदम से। खाना खाने के बाद हमने बेर भी बहुत खाए थे। अब जब आसन लगाने का समय आया तब हमें पता चला कि वहाँ पे एक ही रूम था जहाँ पे सन्यासी बाबा सोते थे। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि सन्यासियों के कमरे में महिलाओं का जाना मना होता है। तो वहाँ पे बाहर ओटला बना हुआ था, तो मैंने बाबा जी से बोला कि बाबा जी मैं बाहर ओटले पे आसन लगा लेती हूँ। बाबा जी ने कहा नहीं नहीं, आप अंदर ही आसन लगाओ, आप भी अंदर आसन लगाओ, बाबा जी भी आसन अंदर लगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा जी लेकिन आप तो सन्यासी हो और सन्यासियों के कमरे में महिलाएं आसन नहीं लगाती। तो उन्होंने कहा माता जी ऐसा है, ये हम मराठी में बात कर रहे थे, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। उन्होंने कहा माता जी ऐसा है, जब मैं खुद कह रहा हूँ कि अंदर आसन लगाओ तो अंदर आसन लगाओ, बाहर जानवरों का खतरा है। देखिए हाँ, अभी उसने मेरा डर निकाला है, अब वो मुझे फिर डराने लगी, कहने लगी बाहर जानवरों का खतरा है। मैंने कहा नहीं बाबा जी, जानवर कुछ नहीं करेंगे, हम बाहर आसन लगाते हैं। तो कहने लगे नहीं नहीं, आसन तो आप अंदर ही लगाओ, और ऐसा करो बाथरूम वगैरह होके आना हो तो सोने से पहले मेरे पास बड़ी सी टॉर्च है, वो टॉर्च लेके जाना, और बीच रात में उठना नहीं, अगर उठना हो तो मुझे उठाना।
अब डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन अचरज हो रहा था कि अभी माता जी ने डर निकाला, अब वो मुझे फिर से क्यों डरा रही है। हमने कहा ठीक है, आज्ञा है तो वो माननी चाहिए। अच्छा, जो दरवाज़ा था रूम का, रूम मतलब क्या, टट्टी की रूम थी, झोपड़ी ही थी ऐसी। और जो दरवाज़ा था वो बस वो भी टट्टी का ही दरवाज़ा था। टट्टी को क्या बोलेंगे, टट्टी को क्या बोलेंगे, जो बुना हुआ होता है लेकिन लकड़ी जैसा होता है। मुझे अगर फ़ोटो मिलता है तो मैं यहाँ बाजू में फ़ोटो लगवा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। वो ऐसा था कि तोड़ दो तो टूट जाता है, जैसे नारियल की पत्तों से वगैरह नहीं बुनते हैं, वैसा कुछ। हम लोग मराठी में ताटी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, शायद मुझे नहीं पता। ताटी ताटी बोलते हैं मराठी में हम लोग, है ना। तो वो ताटी का ये था, दरवाज़ा था, मतलब जो आसानी से टूट सकता था, आसानी से खुल सकता था, वैसा दरवाज़ा था। सोच के तो ये भी लगा, ये दरवाज़ा क्या काम का, अगर जानवर को आना है तो वो ये दरवाज़ा तोड़ के भी अंदर आ सकता है। लेकिन अब इतना डर नहीं लग रहा था। और हमने आसन लगाया, और छोटी सी रूम थी। बाबा जी अपने आसन पर थे, उनका आसन थोड़ा सा ऊपर एक ओटला जैसे था रूम के अंदर, उसके ऊपर बाबा सो रहे थे और हम नीचे सो रहे थे, मानो कि वो बेड पे सो रहे हैं और हम नीचे सो रहे हैं। और थोड़ी रात हुई और बाहर से जंगली जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। एक बहुत गंदी सी बू आने लगी, और मानो 20-25 जंगली जानवर वहां थे। दरवाजा मैंने आपको बताया इतना कमजोर था कि एक जानवर भी धक्का लगा देगा तो दरवाजा टूट जाएगा। अब ये 20-25 जानवर थे या वो आवाजें कोई और थी? अगर वो जानवर थे तो वो वहां क्यों आए थे? दरवाजा टूटा, हम बाहर जा पाए, हम अंदर फंस गए, क्या हमने जानवर देखे, ये सब बताऊंगी। लेकिन अगले पर्व में क्या मुझे डर लगा? क्या मुझे मैया की प्लानिंग समझ में आई? मैया की क्या कोई खास वजह थी जो उसने मुझे फटकारा, डांटा, प्यार से समझाया? कैसा था ये अनुभव? क्या हुआ था? वो रात कैसी थी? अगले पर्व में जरूर बताऊंगी। याद रखिएगा, चैनल का नाम हमने चेंज किया है, हमने रखा है अनादि अनंत। कई बार ये होता है कि अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो आपको संवेदना के नाम से अभी तक वीडियो आ रहे थे, अब आपको अनादि अनंत के नाम से वीडियो आएंगे। तो ध्यान में रहना चाहिए कि ये वही है अपनी नर्मदा यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसका कोई उगम नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, एक अध्यात्म की यात्रा जिस पर हम चल रहे हैं, और इसलिए इस चैनल का नाम है अनादि अनंत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।